हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्रिमिनल केस में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब ले सकता है, यानी कि प्री कॉग्निजेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो आपका चैप्टर 14 है, ये बात करता है कंडीशंस की, कि कोई प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 190 से 194 तक जो कि जर्नल प्रोविज़न की बात करता है वो हमने कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 195 टू 199, यानी कि कॉग्निजेंस लेने पे जो लिमिटेशंस लग जाती है, यानी कि मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा तो उसे देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो 195 से 199 में दे रखी है जो उसे कॉग्निजेंस लेने से रोकती है। यानी कि कॉग्निजेंस के ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, ये आज के इसका विषय रहेगा। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने बात की थी कि जब मैजिस्ट्रेट के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो कैसे आ सकती है, वो कंप्लेंट पे आ सकती है, कोई कंप्लेंट कर दे, या वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर आ सकती है, या फिर वो भी सुओ मोटो हो सकती है, जहाँ पे आपका मैजिस्ट्रेट खुद से ले ले। ये हमने 190 में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि भाई कब कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, यानी कि कॉग्निजेंस लेने से पहले मैजिस्ट्रेट को कब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी जाके वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं मैजिस्ट्रेट, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो इस चीज़ को हम समझेंगे आज 195 से लेकर के 199 तक। चैप्टर 14 में 190 से 194 का प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको आज वाला वीडियो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 195, यानी कि प्रोसिक्यूशन बाई कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, प्रोसीजर फॉर द विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। किसी विटनेस को अगर कोई थ्रेटनिंग देता है फॉल्स एविडेंस के लिए, ये आईपीसी के भी 195A के साथ ही पढ़ा जाता है। याद करना बहुत इजी है आपको, सिर्फ सेक्शन सेम है। 196 बात करेगा प्रोसिक्यूशन ऑफेंस अगेंस्ट, जो अभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है उसके लिए। जजेज और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, कोई जज पे पब्लिक सर्वेंट पे मुकदमा करना चाहता है, इन दैट केस प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज 498 से रिलेटेड, और आपका 498A क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, एंड 198B उसी 498A वाले का कॉग्निजेंस, एंड 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। तो आज के वीडियो हम ये सब कवर करने वाले हैं। अभी 195 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 195। 195 को स्टडी करने से पहले आप कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए। 195 को हम टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली जो कैटेगरी है वो बात करती है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये आपकी पहली कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो अपने नोट्स में नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, और उसके बाद आप कर लीजिए तीसरी जो कैटेगरी होगी वो होंगे द ऑफेंसेस रिलेटेड टू फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फोर्जरी से। इन 3 चीज़ों में हम डिवाइड करेंगे सेक्शन 195 को। सेक्शन 195 में टोटल 4 सब सेक्शन दिए गए हैं। जो सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1 है उसी में तीनों कैटेगरी हम पढ़ेंगे। जो आपका सेक्शन 195, इसके आगे लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ, सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1 का क्लोज ए बात करेगा हमारी फर्स्ट कैटेगरी के बारे में। अभी आ जाते हैं जो सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी जो बात करेगा वो इन दोनों ऑफेंसेस के बारे में बात करेगा।
इन तीनों कैटेगरी को अगर आपने अलग अलग समझ लिया तो सेक्शन 195 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड वी विल स्टडी दिस विद द रिलेशन विद द आईपीसी, क्योंकि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे दिया गया है, ये आपका आईपीसी में दिया गया है। आईपीसी में बताया गया है कहाँ पे, चैप्टर 10 के अंदर। चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी बात करता है, कौन सा बात करता है, चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी। ये बताता है कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो कि 172 से 190 तक दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें स्टडी करना है 172 से 188 तक आईपीसी। देखिए दोनों के दोनों बेयर एक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आईपीसी आपका सब्सटेंटिव पार्ट है और सीआरपीसी आपका प्रोसीजरल पार्ट है। तो आपको दोनों को एक साथ समझना है और एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आपके दोनों बेयर एक्ट कवर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इन दोनों को, इस पूरे वीडियो को समझ लिया ना, तो आपका आईपीसी का भी चैप्टर 10 और आपका यहाँ पर भी जो है सीआरपीसी में भी ये चैप्टर 14 दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस जो है ये भी आपका आईपीसी से ही रिलेटेड है। आईपीसी में जो आपके फॉल्स एविडेंस वगैरह दिए जाते हैं, कहाँ पे दिए जाते हैं, सेक्शन 193, 195, 196, आपने ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ी हैं। यानी कि चैप्टर 11 जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारी किससे है, वहाँ पे चैप्टर 11 ऑफ आईपीसी, चैप्टर 11 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। अब ऑफेंस रिलेटेड टू फॉल्स डॉक्यूमेंट फ्रॉडरी, अब हम आ जाते हैं सीधे आपके प्रॉपर्टी एंड मार्क्स के ऊपर, चैप्टर 18 ऑफ आईपीसी, जहाँ पे फ्रॉडरी के बारे में पढ़ते हैं हम सेक्शन 463 से आगे, ठीक है। तो ये आईपीसी के भी 3 चैप्टर, चैप्टर 10, आपका चैप्टर 11 एंड चैप्टर 18। वी हैव टू रीड दी चैप्टर्स विद दी सेक्शन 195। तो अब एक एक करके इनको समझते हैं। अभी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट दी पब्लिक सर्वेंट, लॉफुल अथॉरिटी ऑफ। सेक्शन 195 में हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी सबसे पहली जो कैटेगरी यहाँ पे आती है वो बात करती है भाई कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कुछ किया गया आपका, जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं। तो देखिए सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1 का क्लोज ए क्या कहता है, हम पहले इसको देख लेते हैं। सेक्शन 195 का प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, देखिए ये पहला, ये आपका सेकंड, एंड ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस, और ये तीसरा। इन्हीं 3 कैटेगरी की हमने बात की थी। अब आ जाते हैं आपके सब सेक्शन 1 पे कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, यानी कि कोई भी न्यायालय तब तक किसी चीज़ का संज्ञान नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। इट मीन्स द सेक्शन 195 क्रिएट्स द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की जो पावर्स होती हैं कॉग्निजेंस लेने की, जो हमने कहाँ पढ़ी हैं, सेक्शन 190 में हमने पढ़ी कि भाई कंप्लेन के ऊपर ले लेगा, पुलिस रिपोर्ट पे ले लेगा, या फिर सुओ मोटो ले लेगा। इन तीनों के तीनों उसके ऊपर एक बार लगा देती हैं, लिमिटेशन लगा देती हैं। यानी कि वेन एवर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, he has to apply his judicial mind that his powers are limited or not by the provisions given under section 195 to 199। ये सारे प्रोविज़न उनको देखने हैं। अब यहाँ पे कोर्ट कहता है कि जो 190 क्लॉज ए दिया कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो 172 से 188 यानी कि चैप्टर 10 किसका, आईपीसी का, आईपीसी के चैप्टर 10 में 172 से 188 तक दोनों इंक्लूड हैं यहाँ पे ऑफ आईपीसी, इनसे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कि कब नहीं लेगा, इनकी कोई अबैटमेंट हो, अटैम्प्ट हो, कमिट हो, यानी कि कोई अबैट करे, कोई अटैम्प्ट टू कमिट करे,
ऐसे ऑफेंसेस का, या फिर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है टू कमिट सच ऑफेंस, यानी कि 172 से 188 के बीच के सारे ऑफेंस जो बताते हैं चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी में, पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट में, उसका कोई अबेटमेंट हो, अटेम्प्ट हो, कॉन्स्पिरेसी हो, तो उनका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कब लेगा भी कॉग्निजेंस? ये 3 तो लिमिटेशन है इसके लिए। वो कब को लेगा वहाँ पे? एक्सेप्ट, यहाँ देखिए, द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड और सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट, यानी कि 190 के हिसाब से नहीं चलेगा। यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई ऐसे पब्लिक सर्वेंट जो उनके सुपीरियर है एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी कि जिस कंसर्न पब्लिक सर्वेंट के साथ ऐसा हुआ है, जिसकी लॉफुल अथॉरिटी या कंटेम्प्ट हुआ है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, मान लीजिए किसी डीएसपी के साथ में, डीएसपी की अथॉरिटी को किसी ने नहीं माना, वहाँ पे कंटेम्प्ट किया गया है, तो वहाँ पे वो डीएसपी साहब दे सकते हैं या फिर एसपी दे सकता है। कौन दे सकता है? आइदर डीएसपी या फिर आपका कहते हैं ना कि टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट, यानी कि एसपी वहाँ पे दे सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो है वो कंसर्न, ओनली कंसर्न पब्लिक सर्वेंट जो है वो कंप्लेन कर सकता है और प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पे या किसी भी व्यक्ति के आने पर आपकी वो नहीं बात सुनी जाएगी, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और इसके 195 के सब सेक्शन 2 हम इसके विड्रॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है कि आप जो सेक्शन देखिए 195 में ये क्लियर कर दिया गया है 191 के ए में, यहाँ हो गया कि भाई 172 से 188 ऑफ आईपीसी। अगर आप नेचर देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे आप सीआरपीसी का, तो 172 से 187 तक सारे के सारे क्या हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइन है? 2KL में। ये जब भी आप कहीं अपने नोट्स में लिखते हैं साथ में लिख लें ये। लेकिन 188 जो है ये यहाँ पे क्या है? ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। क्या है? डिसओबीडियंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, लॉफुल, कोई अगर आपको कमांड देता है कोई पब्लिक सर्वेंट, उसके डिसओबीडियंस की यहाँ बात की जाती है। ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ठीक है, और नॉन कंपाउंडेबल भी है, जिसके आप समझौता नहीं कर सकते। इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर नॉर्मल बात है तो वहाँ पे आपको 1 मंथ का पनिशमेंट प्लस 200 रुपीज़ फाइन। देखिए आईपीसी भी साथ में हम कवर कर रहे हैं, ये हम आईपीसी भी साथ साथ कर रहे हैं। और दूसरे पार्ट में क्या है? अगर आपका जो भाई आपने कंटेम्प्ट किया है वो किसी की लाइफ को रिस्क में लेता है, कोई वहाँ पे सीरियस इशू हो जाता है, तो इन दैट केस 6 मंथ और आपका जो फ़ाइन बढ़ा के वो 1000 रुपीज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ़ाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपीसी में, पनिशमेंट से भी। लेकिन देखिए है तो ये कॉग्निजेबल। हमने अब तक सीआरपीसी में क्या पढ़ा कि अगर कॉग्निजेबल होगा संज्ञान ऐसे ही ले लेगा पुलिस वाला, उसे कोई किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि स्टैट्यूटरी प्रोविज़न इसका ये दिया गया है, बट स्टिल एक केस नोट कर लीजिए यहाँ पे, तेज सिंह वर्सेस स्टेट। इस चीज़ के लिए ना जो मैं बता रहा हूँ केस नोट कर लें। तेज सिंह वर्सेस स्टेट 1976 का ये केस है। यहाँ कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि 188 में स्टैट्यूटरी प्रोविज़न तो है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी उसको जो है रिटन कंप्लेन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट, ऐसा नहीं कि भाई कहीं का कोई भी आ जाएगा, नहीं, जो कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट है उसी के उसी की कंप्लेंट पे उसको लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ एक चीज़ और आ जाती है कि मान लीजिए, हम इसके ऊपर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए वो जो पब्लिक सर्वेंट है अब वही पोस्टेड आउट हो गए, तो उनके जो सक्सेसर हैं वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो मैटर है भाई ये चेयर का है, जो उस चेयर पे उस वक्त बैठा है वो उस वक्त वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, वो पब्लिक सर्वेंट। तो ये किसी एक इंडिविजुअल का ऑफेंस नहीं है, ये किसी के लिए इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मान लीजिए अब ये हो जाता है कि भाई इन सब चीज़ों के होते हुए भी
ये सारे काम होते हुए भी क्या होता है कि कोई ले लेता है। किसी मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, भाई मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने जब कोई ऐसा ऑफेंस जो 172 से लेकर के कहाँ तक हुआ था, 188 तक, और इसके बीच वाले ऑफेंस, जैसे हमने 188 ही कह दिया मान लो, इसको किसी ने ले लिया कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट साहब ने किस पर, किसी थर्ड पर्सन की कंप्लेंट पर, नॉट यहाँ नोट कर लीजिए नोट्स में साथ में, कि नॉट कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट, नॉट बाय कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट, वो नहीं था, या फिर उसने ले लिया किस पे, पुलिस रिपोर्ट पे, या ले लिया सुओ मोटो। ये तीन चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी सेक्शन 190 में। लेकिन भाई ऐसा कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होगा, आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो एम्पावर्ड नहीं है अगर वो भी ले लेता है तो वो इलीगलिटी नहीं है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्लियर हो गया था, फिर से मैं केस का नाम बता रहा हूँ, नोट कर लें, मकरध्वज साहू वर्सेस स्टेट, ये 1954 का केस है। और यहाँ कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि अगर कोई ऐसा कॉग्निजेंस ले लिया जाता है जो किसी प्रॉपर कंप्लेंट के बिना है, यानी कि कंसर्न्ड जो वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है, उस पब्लिक सर्वेंट ने वहाँ पे कंप्लेन नहीं दी है, तो इस केस में वो क्या है, इलीगलिटी हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, विसिएट हो जाएगी, एंड दैट नॉट बी क्योर्ड। भाई सेक्शन 465 ऑफ CRPC, आपको ध्यान होगा वो क्या कहता है कि अगर कोई इलीगलिटी हो जाती है तो उसे क्योर किया जा सकता है, पलटा जा सकता है, लेकिन ये कहता है कि यहाँ पे नहीं कर सकते आप, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 में, उसे हम क्योर नहीं कर सकते। ये आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब जो भी ऑफेंस है रिलेटेड टू दी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, थोड़ा सा हमने IPC को टच किया, थोड़ा सा CRPC को, और आपको ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं 195 के सब सेक्शन 1 के क्लोज B पर। जो सारा खेल है ना इन सब सेक्शन 1 का क्लोज A और सब सेक्शन 1 के क्लोज B में ही है। अभी देखिए इसका जो B है वो क्या कहता है, 195 के सेक्शन 195 CRPC, इसका सब सेक्शन 1 और क्लोज क्या है B। ये क्या कहता है कि कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC, 193 से 196, 199, 200, 205 to 211 both inclusive, and 228, and when such offence is alleged to have been committed or in relation to any proceeding in any court। देखिए आप इसी चीज़ को समझिए पहले। हमने क्या कहा था, हमारी सेकंड कैटेगरी क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यही थी हमारी सेकंड, वहाँ पे इसी की बात की थी हमने, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। तो अब यहाँ पे बताइए ये 193 से 196 क्या आता है, ये आता है जहाँ पे फॉल्स एविडेंस दिए जाते हैं, कहाँ पे, आपके चैप्टर 11 ऑफ IPC। ये जो सेक्शन बताए गए हैं किसके बताए गए हैं, IPC के बताए गए हैं, एक सारे के सारे सेक्शन। अब इसमें देखिए 193 जो बात करता है वो कहता है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस क्या है। ये क्या बात करता है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। फिर आपका 194 आ जाता है अभी फैब्रिकेटिंग करना फॉल्स एविडेंस के साथ। फिर आ जाता है 195 भाई फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन, किसी को सजा दिलाने के लिए आप अगर ऐसा करते हैं तो। और 195A आ जाता है थ्रेटनिंग ऑफ एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, इसको हालांकि हम अलग सेक्शन के साथ भी पढ़ेंगे। और 196 जो है ये बात करता है जहाँ पे कोई एविडेंस आपको पता है फॉल्स है, फिर भी आप उसे फॉल्स एविडेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। 199 और 200 बात करते हैं। 199 कहता है किस चीज़ के बारे में, कि कोई भी फॉल्स एविडेंस या फॉल्स स्टेटमेंट अगर आप देते हो, कहाँ पे, इन किसी डिक्लेरेशन के अंदर,
मान लो आपने कोई डिक्लेरेशन की कहीं पे, और उस डिक्लेरेशन में आपने जानबूझकर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दी गई है, कानूनी तौर पर कहाँ ली जा सकती है? एविडेंस में ली जा सकती है। अब 200 क्या बात करता है? 200 आपका यहाँ पे बात करेगा किस चीज़ के बारे में कि भाई कोई आपको पता है कि वो डिक्लेरेशन में स्टेटमेंट फॉल्स है, बट यू यूज दैट एज ट्रू स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं आप, और नोइंगली कर रहे हैं, आपको पता है कि ये फॉल्स है, उस केस में हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आपके 205 के ऊपर। जो 205 है ये कहता है कि जो फॉल्स पर्सोनेशन ऑफ द पर्पज ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। अब 2011 अगर आप चले जाएंगे तो सारे के सारी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है जब कानून में कानूनी प्रक्रिया कोई चल रही है, कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, एंड इन दैट प्रोसीडिंग आप वहाँ पे कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं। इन दैट केस आपके ऊपर क्या है भाई? कानून के साथ आपने क्या किया है? धोखा किया है। अभी दूसरी हमारी जो थर्ड कैटेगरी है उसको भी एक साथ देखेंगे और एक साथ पढ़ेंगे दोनों को। सेकंड हमने कर ली थी। तीसरी कैटेगरी हमारी यहाँ पे क्या कहती थी हमें कि ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। ये दोनों ही इसीलिए क्लोज में दिए गए हैं क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो कहाँ से रिलेटेड करती है? वो आपकी सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के क्लॉज 2 से यहाँ पे रिलेशन में है तीसरी कैटेगरी। इन तीनों को अगर आपने समझ लिया ना तो समझ लीजिए कि आपने समझ लिया सब कुछ। अभी देखिए हम यहाँ इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। ये कहता है कि एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी। अब 463 आईपीसी में क्या दिया गया है? यहाँ पे आपकी फोर्जरी दी गई है। फोर्जरी ये कहता है कि फोर्जरी होती क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो फोर्जरी में आती है? और फोर्जरी हम कहाँ पढ़ते हैं? ये चीज़ें पढ़ते हैं हम। ये किससे रिलेटेड है? चैप्टर 18 ऑफ आईपीसी। जस्ट देखिए 16 ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, 17 प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी के बाद ही क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाता है ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू दी प्रॉपर्टी मार्क्स। ये आपका चैप्टर 18 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉजरी को क्या बताया गया है। फ्रॉजरी के इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी कवर कर रहे हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रॉजरी करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है एक फॉल्स डॉक्यूमेंट। क्या होता है? एक फॉल्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब उस फॉल्स डॉक्यूमेंट से आप क्या करेंगे? फॉल्स डॉक्यूमेंट से अब आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को टू कॉज डैमेज कॉज कर सकते हैं। किसको डैमेज कर सकते हैं? भाई किसी भी पब्लिक या एनी पर्सन को। किसको? पब्लिक को या किसी पर्सन को। उसके डैमेज इन द सेंस डजंट मीन्स कि आप फिजिकली डैमेज कर रहे हैं। यू कैन डैमेज हिज राइट्स, या फिर आप इस फॉल्स डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाते हैं विद द इंटेंशन टू फॉर्जरी करना ही चाहते हैं आप, टू कमिट फ्रॉड, तो उसे कहा जाता है 463 में फ्रॉजरी। और इसने यहाँ एक लाइन लिखी है कि द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड, यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब यहाँ तक ही एक ही आता है। अगर इस पूरी लाइन को आप समझेंगे तो ये कह रहा है अभी फॉर्जरी, एनी ऑफेंस रिलेटेड विद फॉर्जरी और पनिशमेंट अंडर 471। अब 471 क्या कहता है कि किसी जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपको देना था, लेकिन आप क्या करते हैं? कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे देते हैं। 471 में आपको देना था जेन्युइन, लेकिन आपने क्या किया? कोई फॉल्स्ड डॉक्यूमेंट दे दिया वहाँ पे। और इट आल्सो इंक्लूड दी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इसमें इंक्लूड करता है। फेक मैसेजेस, फेक मेल, ऐसी कोई भी चीज़ें वो सब यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। तो आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। पनिशमेंट कैसे दी जाएगी? भाई पनिशमेंट हमने 465 में डिसाइड कर दी है 2 साल की। 471 में पनिशमेंट मिलती है 465 फॉर 2 years प्लस फाइन। अभी आप आ जाइए, आप नेक्स्ट आता है आपका 475। 475 कहता है कि मान लीजिए किसी के पास काउंटरफिट
एक वर्ड यूज हुआ यहाँ पे काउंटरफिट। एक्चुअली यूट्यूब पे सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखा जाए तो अकेला सेक्शन 195 ना, ये सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, बट नहीं पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, तो बड़ा वो मुश्किल हो जाता है। अगर आप सब चाहते हैं तो मैं एक अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक शेयर कर देंगे और एक दिन हम गूगल मीट पर या जूम पर, जहाँ भी आपको सूटेबल लगेगा, एक क्लास कंडक्ट करेंगे इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी क्लास कंडक्ट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर हम उसमें हमारे डाउट सेशन भी रहेगा और इस ऑनलाइन क्लास को हम कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये क्लास हम कंडक्ट करेंगे आपकी कमेंट आने के बाद। चलिए विदाउट डिले आगे चलते हैं। देखिए 475 क्या कहता है कि कोई काउंटर फिटिंग डिवाइस हो। काउंटर फिट आप कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 28 ऑफ IPC। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ भी आप इनको सुनते हैं इनको नोट कर लें, क्योंकि ये आपको ना याद दिलाती हैं। कोई इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, काउंटर फिटिंग डिफाइंड वेयर अंडर सेक्शन 28 ऑफ IPC, जनरल एक्सप्लेनेशंस चैप्टर 2। इस तरह से चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। अब कहता है 475 भी, किसी के पास मान लो नोट छापने की मशीन है, नकली नोट छापने की मशीन है, कोई मटेरियल है, कोई ऐसे मार्क्स हैं, उनके पास वो डाइज हैं जिनसे नई नकली करेंसी बनाई जा सकती है, नई नकली ऐसे डॉक्यूमेंट बनाया जा सकते हैं। जैसे स्टाम्प घोटाला था भाई, नकली वो कुछ बना सकते हो, हालांकि उससे रिलेटेड अलग सेक्शन है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि कोई नकली चीज़ें बनाने का, और वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनको आप कहीं पे ओरिजिनल के तौर पे पेश कर सकते हो। मटेरियल आपको मिल जाए, डिवाइस मिल जाए, मार्क्स मिल जाए, तो भैया वो जो है आपका पनिशमेंट बहुत सीरियस है। यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और 7 ईयर्स एंड फाइन। और 476 कहता है कि अदर देन काउंटरफिट, जो 475 में हो गया उसके अलावा अगर कोई पनिशमेंट बच गई तो वो 476 में है। और 476 में सिर्फ 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इन दोनों चीज़ों को आपने समझा। पहला आपने समझा जहाँ पे आप भाई चैप्टर 11 में कोई फॉल्स एविडेंस दे रहे थे, फिर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पढ़ा। अभी चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। फिर ये कहता है कि एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 और 2, इन दोनों में ही भाई क्लोज 1 और 2 की दोनों में जो ऑफेंस बताए गए हैं, इन दोनों ऑफेंस की कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की गई हो, कमिट किए गए हो, या अटेम्प्ट टू कमिट, या उनकी अबेटमेंट की गई हो। अबेटमेंट हम कहाँ पढ़ते हैं? 107 से 120। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम कहाँ पढ़ते हैं? 120A और B। ये सारी चीज़ें ना अपने बैरक में से लिखते रहा करें, ये आपके लिए बहुत काम आएंगी। भाई ये हो गए ऑफेंस। तो अब इनका कॉग्निजेंस कब लेगा? इनका कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेगा? ये चीज़ यहाँ बताता है कि एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट, जिस कोर्ट में भाई वो फॉल्स एविडेंस दिया गया, जिस न्यायालय के अंदर वो फॉल्स एविडेंस दिया गया है, वही न्यायालय या उसका कोई ऐसा ऑफिसर जो इस बिहाफ पे ऑथराइज है और वो एक रिटर्न में एप्लीकेशन देता है, तो वहाँ पे, या कोई दूसरा ऐसा कोर्ट जो जिसके वो सबॉर्डिनेट है। मान लीजिए इसको देखिए, इस लाइन को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। लॉ क्या करता है ना, कान को इधर से नहीं उधर से पकड़ा जाता है, घुमा के पकड़ता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लीजिए ए कोर्ट है, इसका सीनियर कोर्ट कौन सा है? बी। सीनियर कैसे देखेंगे हम? मान लीजिए ए की सारी अपील कहाँ होती है? बी में। अब ए के अंदर दिया गया फॉल्स एविडेंस, यानी कि इन दोनों में से कोई भी ऑफेंस यहाँ किया गया कोर्ट ए में, तो ये कह रहा है कि कोर्ट ए या इसका कोई ऑफिसर यहाँ पे रिटर्न में कंप्लेन देगा, और अगर ये नहीं देता तो इसका जो जज सुपीरियर कोर्ट है, जिसके ये सबॉर्डिनेट है, वो कोर्ट भी या उसका कोई अफसर भी यहाँ पे दे सकता है, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट में था, यानी कि सुपीरियर। अब बात आती है कि वो देंगे कहाँ भाई? वो देंगे जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है वहाँ के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेंगे? उनको कमिट करेंगे, अगर उन्हें लगता है सेशन में जाना चाहिए या जहाँ जाना चाहिए उस तरह से वो कमिट कर देंगे। थ्रू कमिटेड वो चला जाएगा कि सुपीरियर कोर्ट में। तो आपने देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। पहली चीज़ में क्या था कि भाई पब्लिक सर्वेंट के साथ कुछ हुआ, तो हमने पढ़ा सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 का क्लोज ए।
अगर कोर्ट के साथ कुछ गलत किया किसी ने, इसको इस तरह से समझिएगा, कोर्ट के साथ कैसे गलत किया, या तो आपने फॉल्स एविडेंस दे दिया या आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट यूज़ किए, दो चीज़ें हो सकती हैं। इन दो कंडीशंस में आपका लग जाएगा सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी। यहाँ पे क्या दे दिया कि कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि रिटन एप्लीकेशन पब्लिक सर्वेंट या उसके सीनियर के द्वारा नहीं दी जाती है, और यहाँ पे दे दिया कि जब तक कोर्ट या उसका अफसर या उसका सीनियर नहीं देगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। आई होप आपके दोनों सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की। मान लीजिए जहाँ कंप्लेंट की गई है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, अंडर क्लोज ए हमने पढ़ा भाई, और वहाँ पे क्या होता है कि उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट है जिसके हुए, यानी कि सीनियर। हमने एग्जांपल दिया था डीएसपी साहब की लॉफुल अथॉरिटी कंटेम्प्ट हुई तो वहाँ पे एसपी भी कर सकते हैं। अब एसपी क्या करते हैं, एसपी साहब कहते हैं एक ऑर्डर पास कर देते हैं अपने डिपार्टमेंटल ऑर्डर, और कहते हैं कि वो केस वापस ले लिया जाए, विड्रॉ कर लो उसको। तो जैसे ही विड्रॉ करने की बात आएगी उसकी एक कॉपी तो आपके डिपार्टमेंट में जाएगी और दूसरी कॉपी कोर्ट को दे दी जाएगी, और कोर्ट को जैसे ही वो रिसीव होगी कोर्ट फर्दर प्रोसीडिंग को रोक देगा। आपने बहुत बार सुना होगा, अभी किसान आंदोलन में भी जैसे हिसार में हुआ कि कुछ किसानों के खिलाफ क्या है, अटेम्प्ट टू पब्लिक सर्वे लॉफुल अथॉरिटी का केस बनाया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए, वो इसी सेक्शन के तहत किए गए। फिर क्या हुआ कि उन केस को वापस ले लिया। आपने बहुत बार सुना होगा प्रोटेस्ट किए जाते हैं कि वो सारे केस वापस ले लिए जाएं। वो केस कैसे वापस होते हैं, वो केस आपके सेक्शन 195 के सब सेक्शन 2 में ही होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भाई एक रूल बनाती है कि वापस लेने हैं, एक ऑर्डर पास कर देती है और उसकी एक कॉपी कोर्ट को दे देती है, और वो क्या करते हैं, वो सारे केस वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक प्रोवाइजो है यहाँ पे। अब मान लीजिए भाई पहली डेट पे ही वो केस डिसाइड हो गया, कंक्लूड हो चुका है, जब तक गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया तब तक वो केस क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पब्लिक सर्वेंट की सुपीरियर अथॉरिटी यूज हुई है। और भाई पब्लिक सर्वेंट किसके अंडर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट ने जब तक विड्रॉल के लिए भेजा ऑर्डर वहाँ पे, तब तक क्या हो गया, केस डिसाइड हो गया। अब केस ही डिसाइड हो गया तो वापस क्या लेना, फिर तो वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि कोर्ट उसे डिसाइड कर चुका है। अभी हमने ये तो बात कर ली 195 के 1 के क्लोज ए की। ये किससे रिलेटेड है, 195 के सेक्शन सब सेक्शन 2 से। इसको भी अपने नोट्स में बना लें जो चीज़ मैंने यहाँ बनाई है, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हमने 195 का 1 का बी भी तो पढ़ा था, अब वो क्या कहेगा, देखिए 195 का जो बी है वो यहाँ बात करेगा, यानी कि 195 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी इज रिलेटेड विद द 195 का सब सेक्शन 3। यानी कि जब हमने वर्ड बार बार पढ़ा कोर्ट कोर्ट कोर्ट, ये कोर्ट क्या है, कोर्ट का मतलब सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल, यानी कि वो सिविल कोर्ट भी हो सकती है, रेवेन्यू कोर्ट भी हो सकती है, क्रिमिनल कोर्ट्स भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी ट्रिब्यूनल हो जो सेंट्रल प्रोविडेंशियल स्टेट, तीन चीज़ों में, या तो सेंट्रल यानी केंद्र ने जिसको स्थापित किया हो, प्रोविडेंशियल होता है प्रोविंशियल जहाँ पे प्रांत के हिसाब से, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, या किसी राज्य के किसी एक्ट की, होता है ना कि कभी कभी स्टेट में कोई एक्ट आता है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे या पर्टिकुलर एरिया पर ही लागू होता है, तो उसको प्रोविंशियल कहा जाता है। या एक पर्टिकुलर स्टेट पे, जैसे हरियाणा रेंट एंड अर्बन कंट्रोल एक्ट हो गया अपना, या फिर कोई ऐसा स्टेट का अदर एक्ट जो स्टेट लिस्ट में आता है। ये हम कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट क्या है आपकी, सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। तो जो सेंट्रल लिस्ट के होंगे कानून होंगे वो सेंटर बनाएगा, स्टेट वाला स्टेट के, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। सीआरपीसी आपका कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो ऐसी कोई ट्रिब्यूनल अगर इससे बनाएगी है तो वो भी यहाँ पे कोर्ट के तौर पे यूज़ की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो यूपी का अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट है 1972 का, वहाँ पे रेंट कंट्रोल ऑफिसर की जो कोर्ट होती है ना, उसे भी सिविल कोर्ट माना गया है। अब सब सेक्शन 4 देखिए क्या कहता है। सब सेक्शन 4 कहता है कि क्लोज बी है जो सब सेक्शन 1 का, कोर्ट जो है दैट शैल बी डीम्ड टू बी सबॉर्डिनेट टू अ कोर्ट। भाई हमने कहा कि उसकी सुपीरियर कोर्ट दे सकती है जिसके वो सबॉर्डिनेट है, तो किसके सबॉर्डिनेट मानी जाएगी। मैंने आपको बताया था अगर कोर्ट एक के साथ ऐसा हुआ है तो जहां उसकी फर्स्ट अपील हो सकती है, क्या हो सकती है,
फर्स्ट अपील जहाँ होती है जनरली, उस केस की नहीं, किसी भी केस की, मान लीजिए आपके थाना में एक कोई कोर्ट है, उसकी सारी अपील जो होती हैं वो सोनीपत होती है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंसिडर दैट सोनीपत कोर्ट इज द कोर्ट टू विच दिस कोर्ट इज सबॉर्डिनेट। तो वो कोर्ट जहाँ पे अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, वो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट मान ली जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात एक ही कहता है कि क्लॉज बी के लिए, यानी जहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड ऑफेंस की बात आती है पब्लिक जस्टिस से, उसे सबॉर्डिनेट उस कोर्ट के माना जाएगा जहाँ पे जर्नली अपील लाई होती हैं साधारण तौर पर। ठीक है, ये आपका वो सबॉर्डिनेशन में आ जाएगा। अभी यहाँ भी एक प्रोवाइजो है, दो प्रोवाइजो है एक्चुअली यहाँ पे। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है कि जब अपील एक से ज़्यादा कोर्ट में लाई करती हो, उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो अपीलेट कोर्ट ऑफ इन्फीरियर जुरिस्डिक्शन होगा उसे माना जाएगा। मान लीजिए कोई आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है आपकी, और उसका पहला अपीलेट कोर्ट कौन सा हो गया, आपका कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। अब कोर्ट ऑफ सेशन के बाद क्या है, हाई कोर्ट हो गया। तो दोनों जगह आपकी अपील जा सकती है, मान लो यहाँ भी जा सकते हो और यहाँ भी। तो इन्फीरियर मतलब जो उससे कम, इन दोनों में इन्फीरियर कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन है। तो कोर्ट ऑफ सेशन को यहाँ माना जाएगा कि ये कोर्ट ऑफ सेशन के सबॉर्डिनेट है। और अब मान लेते हैं कि कहीं पे ऐसा हो कि जो अपील है वो आपकी सिविल और रेवेन्यू दोनों कोर्ट में हो सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा, जब सिविल और रेवेन्यू दोनों में हो सकती है ना, तो ये केस के नेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, केस का नेचर क्या है, कि वो किस कोर्ट का सबॉर्डिनेशन होगा। सबॉर्डिनेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, आपके नेचर ऑफ केस पे डिपेंड फाइनल किया जाएगा। आपने समझा सेक्शन 195 को कंप्लीट। इसमें आपने सब सेक्शन 1 में क्लोज ए और क्लोज बी देखे, सब सेक्शन 2 में विड्रॉल देखा, सब सेक्शन 3 में कोर्ट्स की डेफिनेशन और 4 में सबॉर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। अब इसको किस तरह से प्रोसीजर में लाया जाएगा, भाई कोर्ट कैसे प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा, तो इसके लिए कोर्ट क्या, जो चैप्टर 26 है किसका, सीआरपीसी का, चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी, उसको फॉलो करता है फ्रॉम सेक्शन 340 से लेकर के 343 तक। 340 आपको बताता है कि जो ऑफेंसेस होते हैं जो आते हैं इन द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 195 सीआरपीसी, उसमें कोर्ट को कैसे कैसे स्टेप लेने चाहिए ये यहाँ बताया गया है पूरा क्योंकि प्रोसीजरल है तो इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, यहाँ पे। तो 195 किसके साथ पढ़ना है, 340 से 343 तक। देखिए चैप्टर आपका जो 26 है ये बात करता है प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को जो करता है। तो सेक्शन 340 यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोसीजर इन केसेस मेंशन इन सेक्शन 195। मैं इसकी थोड़ी सी जिस्ट बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में तो हम तब बात करेंगे जब वहाँ हम जाएंगे। देखिए अगर कोर्ट को सही लगता है, 340 की हम बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे अगर कोर्ट को सही लगता है कि जो 195(1)(b, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात की गई है, तो मैं तो कहूँगा कि ये सिर्फ रिलेटेड है 195 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी से ही। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस आता है तो वो इसके लिए इंक्वायरी करा सकता है। क्या करा सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जिस कोर्ट में, जिस न्यायालय में ऐसा अपराध हुआ है, ऐसा ऑफेंस हुआ है जो 195(1) के बी में आता है, यानी कि फॉल्स एविडेंस दिया गया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इन दैट कंडीशन कोर्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकता है। और इंक्वायरी कराने के बाद अब हमने कहा था कि वो एक रिटन एप्लीकेशन देगा कोर्ट, तभी दूसरा कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। तो किसको देगा, तो यहाँ लिखा गया है 340 में कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसका जुरिस्डिक्शन है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया उसे सिक्योरिटी लेगा फॉर द अपीयरेंस, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसको कस्टडी में भी रखेगा, और किसी और व्यक्ति को भी बाइंड कर सकता है कि आप को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको संज्ञान लेने के लिए भेजा गया है उनके पास, उनके सामने एविडेंस देने के लिए आएंगे। कोर्ट यह काम सुओ मोटो भी कर सकता है या किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन पर भी। सुओ मोटो कहेंगे कि आप हमने 195 में पढ़ा था, नहीं कर सकता। हम यहाँ कह रहे हैं कि जिस कोर्ट के साथ अपराध हुआ, जिसको वो कंप्लेन देनी है, कंप्लेनेंट जहाँ पे कोर्ट है, क्योंकि 195 के 1 के बी में
कंप्लेनेंट कौन है आपका? कोर्ट ही तो कंप्लेनेंट है। तो इन दैट कंडीशन कंप्लेन करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकता है, वो खुद से भी करा सकता है। वो इंक्वायरी सुओ मोटो हो सकती है, या फिर कोई दूसरी एग्रीड पार्टी है वो एप्लीकेशन दे सकती है। अब मान लिया जाए कि एप्लीकेशन जो दूसरे व्यक्ति ने दी उसको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन करेगा। तो जो हमने 195 के सब सेक्शन 4 में पढ़ा था, 195 के 4 में क्या पढ़ा था कि कौन सा कोर्ट सुपीरियर कोर्ट होगा, तो वो सुपीरियर कोर्ट डिसाइड करेगा। अब मान लो रिजेक्ट कर दी जाती है किसी इंडिविजुअल की एप्लीकेशन, तो 341 में वो अपील कर सकता है। अब इसके साथ ही पावर टू ऑर्डर कॉस्ट ऑर्डर कर सकता है कोर्ट, अगर वहाँ पे वो फेक एप्लीकेशन होती है। अब 343 बताता कि आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर अपनाएगा, ये 343 में है। इसके बारे में हालांकि हम जब चैप्टर 21 करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे एक लाइन अगर आप मेन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो एक चीज़ लिखिएगा यहाँ पे कि सेक्शन, मैं लिख देता हूँ, सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी इट क्रिएट्स अ बार, लिमिटेशन लगाता है। एंड सेक्शन 340 ये क्या करता है, इट कन्फर द पावर्स टू कोर्ट, कन्फर्स द पावर्स, किसको देता है पावर्स? टू कोर्ट टू रिमूव दैट बार, टू रिमूव दैट बार, उस लिमिटेशन को हटाने के लिए। ठीक है, ये आपका सेक्शन 195। आई होप आपको सेक्शन 195 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आपके सामने एक विटनेस बॉक्स में ये जो है, ये कौन है? ये विटनेस है। अगर मान लीजिए आईपीसी में चलते हैं और सेक्शन 195 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, अगर कोई किसी को थ्रेट देता है, एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, कि आप कोर्ट में झूठी गवाही, झूठे एविडेंस दे दो, इस बात की अगर कोई धमकी देता है तो वो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट उस पर एक्शन कैसे लेगा, उसके लिए आ जाइए फिर से सेक्शन 195। लेकिन ये सेक्शन इससे डिफरेंट है, क्योंकि ये आपका सीआरपीसी का सेक्शन है और ये सेक्शन यहाँ पे आईपीसी का है। यानी कि प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग, विटनेसेस को अगर कोई धमकी देता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये बात यहाँ पे की गई है। अ विटनेस फॉर एनी अदर पर, या तो किसी विटनेस को या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई थ्रेट करता है अंडर सेक्शन 195A ऑफ आईपीसी, यानी कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए धमकी देता है, तो वो एक कंप्लेन फाइल कर सकता है इन रिलेशन ऑफ दैट ऑफेंस। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात कही गई है कि अगर किसी विटनेस या व्यक्ति को फॉल्स एविडेंस देने के लिए धमकाया जाता है तो वो न्यायालय में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है अंडर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी। याद रखना, देखिए कितना इजी है, सेम सेक्शन है, सिर्फ आपका सब्सटेंटिव पार्ट से प्रोसीजरल पार्ट में आ जाते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये बता देते हैं कि सेक्शन 195 है, इसको 2008 में यहाँ इंसर्ट किया गया है और आईपीसी में 2006 में इंसर्ट किया गया था। इंडियन पिनल कोड में 2006 में और यहाँ पे आपको 2008 में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ तक हमारा कवर हो गया है सेक्शन 195। तो आपने आज सेक्शन 195 और 195A ऑफ सीआरपीसी इसको अच्छे से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम आगे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। 196 से लेकर के 199 तक हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट लगता है, सजेशंस हैं आपके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है और कमेंट ज़रूर करें। और हम इसमें एक प्लान कर रहे हैं कि एक गूगल मीट पे या जूम पे एक क्लास कंडक्ट करेंगे 2-4 दिन में। अगर आप इस चीज़ से एग्री हैं तो प्लीज़ कम टू माई टेलीग्राम चैनल और आप बताइए, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा और उसमें हम एक ऑनलाइन लाइव क्लास करेंगे। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल पे, तो बताइएगा आपके कमेंट्स, क्योंकि क्लास डिपेंड करती है आपके कमेंट्स और आपकी मेल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,